हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग देखते हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा तैयार किया गया बिहार सीजीएल और इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट, और आज हम लोग 214 नंबर सेट करने वाले हैं। इससे पहले सभी सेट का वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और आप सभी लोग पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पहले प्रश्न में कहा गया है कि भारत की पर्वत श्रेणी दिया गया, नहीं आपको 4 पर्वत श्रेणी दिया गया, और इसमें कहा गया है कि इस पर्वत श्रेणी को पूरब से पश्चिम में सजाना है। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी राज्य गुजरात है, तो को पूरब से पश्चिम के क्रम में सजाना है। तो आइए देख लेते हैं। गारो, नंदा देवी, कामित और केटू दिया गया है। तो गारो पहाड़िया यह मेघालय राज्य में हो जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिला में, चमोली जिले में हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका कामित आ जाएगा, यह भी उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद सबसे लास्ट में हो जाएगा केटू, यह काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो पहले नंबर पे गारो खासी, गारो पहाड़ी, उसके बाद दूसरे नंबर पे नंदा देवी हो जाएगा, तीसरे नंबर पे कामेट और चौथे नंबर पे केटू, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 2 3 4। आइए कुछ और जान लेते हैं कि भारत का सबसे ऊंची चोटी केटू है, गाड़विन आस्टीन, जो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये पीओके में स्थित है। लेकिन अगर वही पूछे कि भारत का सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय के अंतर्गत है वह है कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की राष्ट्रीय जनगणना 2027 को मंजूरी दे दिया है, और इस जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस बार का जो जनगणना है वह हमारा भारत का 16वीं राष्ट्रीय जनगणना बिल्कुल सही है, और यह पूरी तरह से डिजिटल होगा, यह भी सही है। और ये जो जनगणना यह 2 चरणों में किया जाएगा, गृह सूचीकरण और जनसंख्या गणना। पहली बार में घरों की सूचना एकत्रित किया जाएगा, उसके बाद आपका व्यक्तियों का जनगणना लिया जाएगा, और गणना फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा, यानी इसका 2027 में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें से चारों ऑप्शन सही है, और इसका जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल से पहले फेज का स्टार्ट कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। तो ये देख लेते हैं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, यूपी। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य यह राजस्थान में है, राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य यह बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसमें 1 और 4 आपका बिहार में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध ये दोनों ही सिर्फ बिहार में, बाकी दुधवा उत्तर प्रदेश और गजनेर राजस्थान में स्थित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में लागू किया गया था, यह बिल्कुल सही है, और इसे गैंगिक अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, यह भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैंगिक अधिनियम भी कहा जाता है, और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था, यह भी कथन सही है। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1881 में निरस्त कर दिया गया था, इसे 1878 में लागू किया गया और 81 में खत्म कर दिया गया। तो इसका आपका तीनों ऑप्शन सही है। सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है कि इसका उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, यह सुप्रीम कोर्ट को हो गया। अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं ऑप्शन को। इसमें कहा गया कि कौन सा कथन है जो गलत है। तो इसमें केवल 1 और 2 गलत है। कैसे कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, तो बिल्कुल गलत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बांका में नहीं बल्कि यह भागलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल के द्वारा किया गया था, जो बिल्कुल गलत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था, जो पाल वंश से संबंधित है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला यहाँ विकसित हुआ था। इससे विश्वविद्यालय में यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो इसमें से 3 और 4 सही है, बाकी 1 और 2 गलत था। तो पूछ रहा है कि गलत कौन है, तो 1 और 2 गलत है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का भाग नहीं है।
तो इसमें लोकपाल के चयन समिति में भारत के उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। 7 का 4 नंबर हो जाएगा। लोकपाल के चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में होते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है और भारत का मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा। लोकसभा अध्यक्ष होता है। ये सभी लोग इसमें शामिल रहते हैं। वर्तमान में भारत के लोकपाल अजय माणिक हो जाएंगे, अजय माणिक राव खानविलकर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं 8 नंबर कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें केवल 1 और 4 सही है। कैसे कि भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है। 3 प्रकार की नगर पालिका है, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद। भारत के कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये गलत है। CAG कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है। बिल्कुल गलत है। भाषाओं का संबंध 8वीं अनुसूची से, 11वीं से नहीं। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज पंचायत से हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें से आपका 1 और 4 सही था, बाकी 2 और 3 गलत है। एक हीटर कुंडली चमकती है लेकिन उसे जोड़ने वाला तार नहीं चमकता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि कुंडली का प्रतिरोध तार के प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होता है। कुंडली का प्रतिरोध तार के प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसकी वजह से वह चमकता है। और तार का प्रतिरोध कम होता है जिससे करंट आसानी से फ्लो करता है, बहता है, जो वह नहीं चमकता, तार नहीं चमकता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है? तो इंडोनेशिया का प्राचीन नाम यव द्वीप हो जाएगा। 10 का 2 नंबर। इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगा जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। अब देखिए निपन यह जापान का प्राचीन नाम है मलाया। मलेशिया को कहते थे, मलेशिया को पहले मलाया कहा जाता था। और श्याम थाईलैंड को कहा जाता है, थाईलैंड को श्याम कहा जाता था। ये सभी देशों के प्राचीन नाम हैं। पोकल धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पोकल धान का संबंध केरल राज्य से हो जाएगा। 22 का 3 नंबर है। किसी नदी के जल में जैविक रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि यह तब बढ़ती है जब नदी के जल में जल ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, तब इसकी मांग बढ़ जाता है। डैश में प्रकाशित वेटलैंड कमीशन रिपोर्ट के सतत विकास के बारे में विचार साझा कीजिए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो 1987 ईस्वी में प्रकाशित वेटलैंड कमीशन का रिपोर्ट जो था, इसे 1987 में प्रकाशित किया गया था। 24 का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हो जाएगा रसेल कार्सन। 2 नंबर सही उत्तर है। चलिए आइए 33 नंबर प्रश्न दिल्ली सल्तनत से है। किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यलदौज को बुरी तरह से पराजित किया एवं बंदी बना लिया था? तो इसे तराइन के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया था। और इसे कब किया? तो इल्तुतमिश एवं यद्दौला के मध्य 1215 ईस्वी में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ था, जिसमें यद्दौला बुरी तरह से पराजित हुआ और इसे बंदी बनाकर बदायूं भेज दिया गया और बाद में इसकी हत्या करवा दी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके क्रम वाइज सजाना है और इसका आंसर नीचे कूट में दिया होता है। तो देख लीजिए सबसे पहले कौन सी घटना घटी। तो नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया। कब किया? तो इसने 1739 में, नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर हमला किया। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तांतरण कर दिया गया। कब? तो 1765 में है। हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्र को फिर से जीत लिया। कब? तो 1555 में सरहिंद के युद्ध के समय। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था। यानी पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ये पानीपत के 3 युद्ध थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन सी 1 नंबर पे, उसके बाद ऑप्शन ए 2 नंबर पे होगा, उसके बाद फिर डी 3 नंबर पे और चौथे नंबर पे बी आ जाएगा। तो देख लीजिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम सभी घटनाक्रम का डेट बता दिए, बस वही इंपॉर्टेंट है। आपको घटनाक्रम का तिथि याद होना बहुत जरूरी है। आइए ऑप्शन ए और बी का मिलान करना। एक तरफ आंदोलन के नाम दिया गया और उसके संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु दिया गया है।
नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चंपारण। चंपारण से संबंधित है, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। ऑप्शन ऊपर नीचे है इसलिए हम इसका आंसर यहीं पर लिख दे रहे हैं। अगला है खेतिहर सत्याग्रह। खेतिहर सत्याग्रह का संबंध खेड़ा से हो जाएगा, 1918 ईस्वी में हुआ था यह। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, इसका संबंध 1 नंबर से अहमदाबाद से था, अहमदाबाद से इसका संबंध है। उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए था, जो है कौन सा आंदोलन हुआ? तो असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन कौन चला? तो यह था चौरा चौरी कांड, जो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना हुआ। इसी से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय ले लिया या फैसला कर दिया। तो डी का 4 नंबर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जानते हैं? निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सभी एग्जाम्पल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से जो मन्नार इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। इन सभी बायोस्फीयर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय के यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। मन्नार की खाड़ी को 1989 में शामिल किया गया है, सुंदरवन को 1989 में शामिल किया गया है, इन सभी को शामिल किया गया है। और नीलगिरी को 1986 में शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया। पुरानी को बांगड़ कहते हैं और नई को खादर कहा जाता है। तो नई को खादर हो जाएगा 38 का 1 नंबर। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में किस फसल के उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश है? तो वह हो जाएगा चावल और कपास, चावल और गन्ना। चावल और गन्ना के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 से अधिक, 1 और सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? परमादेश का मतलब आदेश देना हो जाएगा, यानी न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधि कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा हो, तो यह किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, तो न्यायालय उसको यह आदेश देता है। इसी को कहते हैं परमादेश। 40 का 1 नंबर हो जाएगा सही उत्तर। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो आरटीआई को पारित किया गया है। 41 का 3 नंबर है और इसे 2005 में लागू किया गया था। 2005 में इसको लागू किया गया था आरटीआई को। चलिए देखिए अगला प्रश्न। आपातकाल के दौरान संसद की समय अवधि को बढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें उपयुक्त में से 1 से अधिक सही है। कैसे? तो इसको एक बार में आपातकाल में 8 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। पहली बार में से 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो पहला ऑप्शन गलत था। इसको एक बार में आपातकाल को 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। पहली बार में एक बार में इसको 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं और आपातकाल के रुक जाने के बाद 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह तक उसे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए 8 माह नहीं 1 साल होगा, 1 वर्ष होगा, ठीक है। और रुक जाने के बाद उसे 6 माह तक उसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बी और सी सही है, उपयुक्त में से 1 से अधिक। इनमें से कौन सा यंत्र ध्वनि के बहुल परावर्तक सिद्धांत पर काम नहीं करता है? वह हो जाएगा हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन ध्वनि के बहुल परावर्तक सिद्धांत पर काम नहीं करता है। 54 का 3 है। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, इसमें केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। 56 में कहा गया है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फ्लोरेंस कार्बन नैनो ट्यूब परिवार का सदस्य है। 57 का 3 हो जाएगा। 58 में कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका, लेडी कोशिका और ऑस्टोलिक कोशिका दिया गया है। अल्फा कोशिका के माध्यम से ग्लूकागोन का स्राव होता है। बीटा कोशिका के माध्यम से इंसुलिन का स्राव होता है। लेडी कोशिका के माध्यम से
टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का स्राव होता है और अस्टोलिक कोशिका के माध्यम से इन्हिबिन हार्मोन का स्राव होता है। और अल्फा और बीटा जो सेल या अग्नाशय में पाया जाता है, अग्नाशय से ही दोनों कोशिकाओं का संबंध है, अल्फा और बीटा का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न बिहार से संबंधित है कि बिहार की नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए देखते हैं कि ये पुनपुन, फल्गु और सकरी नदियां छोटानागपुर पठार से निकलकर दक्षिण से उत्तर के बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। बिल्कुल सही है यह। घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है और सीमा बनाते हुए गंगा नदी में मिल जाती है, यह भी सही है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है और विनाशकारी बाढ़ के लिए भी यह कुख्यात है और इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक हो गया कोसी नदी। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसमें से चारों ऑप्शन सही है। इन दोनों ऑप्शन का सही मिलान करना है। तो मुंगेर अभिलेख का संबंध देवपाल से हो जाएगा। भागलपुर ताम्रपत्र का संबंध नारायण पाल से हो जाएगा। नालंदा अभिलेख का संबंध हो जाएगा महिपाल से। और अपसगढ़ गया अभिलेख का संबंध आदित्य सेन से हो जाएगा। 4 का 1 नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पटना कलम चित्रकला शैली का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह शैली मुख्य रूप से मुगल और स्थानीय शैलियों के मिश्रण से विकसित हुआ था। बिल्कुल सही है। इसके चित्रकार मुख्य रूप से कागज और कभी कभी हाथी दांत पर भी चित्र बनाते थे। कागज और हाथी दांत पर भी चित्रकारी किया गया है। इस शैली के चित्रों में आम जनजीवन, त्योहार और व्यवसायों का चित्रण प्रमुखता से किया गया। तो यह भी कथन सही है। सेवकराम और हुलास लाल इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो इस 70 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। इनमें से सभी कथन पटना कलम चित्र शैली से सही है। ये ब्रह्मांड में पल्सर क्या होता है? पल्सर एक घूमते हुए न्यूट्रॉन तारा है। 71 का 3 सही है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया जो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका जिक्र है। गंगा के मैदानी भाग में प्राकृतिक रूप से बने विसर्पी नदी के छोड़े हुए भाग या गोखुर झील जो विशेष रूप से उत्तर बिहार में पाई जाती है, तो इसे स्थानीय रूप से क्या कहलाता है? तो इसे स्थानीय रूप से मन कहा जाता है। 73 का 3 हो जाएगा मन। इसे स्थानीय रूप से मन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। तुगलक काल में बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए देखते हैं कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था। बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रखा और वहां एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। यह भी कथन सही है। इस काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हो गई थी। बिल्कुल सही बात है। और मलिक इब्राहिम जो मलिक बया इस काल का एक महत्वपूर्ण प्रशासक था जिसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित था। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं 88 प्रश्न की दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 88 का 1 नंबर हो जाएगा। विद्युत उपकरणों को अति भार के कारण लघुपथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो फ्यूज का उपयोग। 89 का 4 नंबर हो जाएगा। फ्यूज का उपयोग एक धारावाही तार एवं चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है। तो तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। तार में इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है यह पश्चिम से पूरब हो जाएगा। 90 का 1 नंबर है। घरेलू खाना पकाने की गैस जो द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी है में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो उसमें ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन को द्रवीभूत के रूप में पाया जाता है या रखा जाता है। 91 का 4 सही है। एल्केन का सही सजातीय श्रेणी कौन सा हो जाएगा? तो CH4 मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। CH4 2 C2H6 C3H8 और C4H10 यही सही क्रम में है। बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, यह कहाँ स्थित है? तो बेन्नूर यह कर्नाटक राज्य में स्थित है जहां से अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। निम्न में से कौन सा संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो हो जाएगा सेल। ऑप्शन 3 नंबर सही है। अगला प्रश्न है पॉलिटी से कि नए राज्यों के बनाने के संबंध में संविधान में संशोधन की आवश्यकता
होगी कौन कौन से पार्ट को, यानी संविधान बनाने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है, तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। 101 का 3 नंबर हो जाएगा। संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य यानी गलत है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय को रखा गया, बिल्कुल सही बात है। पूरे देश के लिए इस मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होता है, यानी संसद का होता है, यह भी सही है। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषयों को रखा गया है, तो इसमें से गलत कोई भी नहीं है। संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है। क्यों? तो संघ इसलिए अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं, महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, और इसके पास अवशेष शक्तियां भी है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम यानी घटते क्रम में। तो सबसे पहले हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, जिनका कार्यकाल 1982 से लेकर के 87 ईस्वी तक रहा। एक नंबर पे आ जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद फिर है ऑप्शन नंबर 2 नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल 1977 से लेकर के 82 तक रहा, 2 नंबर पे। तीसरे नंबर पे है ऑप्शन नंबर 1 फरुखुद्दीन अहमद अली अहमद, जिनका कार्यकाल 1974 से लेकर 77 तक रहा, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और अंत में डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1967 से लेकर 69 ईस्वी तक रहा, यानी ऑप्शन 3 इसका सही है। पहले एक ज्ञानी जैल सिंह, फिर नीलम संजीव रेड्डी, फरुखुद्दीन अली अहमद और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 5 का हो जाएगा। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं कि बुनियादी लक्षण कौन कौन सा है। तो इसमें संवैधानिक गारंटी बिल्कुल सही है, सार्वभौमिक उपलब्धता भी होगा और न्यायिक संरक्षण भी होगा, यानी इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक उत्तर सही है। चलिए देखिए 106 नंबर, निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है। भारत में रूसी क्रांति का प्रभाव कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जवाहरलाल नेहरू और एवं रविन्द्रनाथ टैगोर की रूसी यात्रा, आर.एस. अवस्थी द्वारा 1920-21 में रेड रेवोल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन और 1920 के दशक में के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन, ये सभी उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न में सूची 1 का 2 का मिलान करना है। एक तरफ टिप्पणी दिया गया और टिप्पणी करने वाले व्यक्ति का नाम दिया गया है। सबसे गरीब, सबसे मूर्ख और सबसे अयोग्य लोग के शासन के रूप में लोकतंत्र यह लौकी ने कहा था, लैकी ने कहा है। पृष्ठभूमि के अभिजात तंत्र के रूप में लोकतंत्र यह टेरी रेंड के द्वारा कहा गया है। मस्तिष्कहीन एवं मूर्खों के शासन के रूप में लोकतंत्र यह H.G. वेल्स ने कहा था। मूर्खता से पूर्ण शासन के रूप में लोकतंत्र यह फैगोट ने कहा था। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है, यानी किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातियों की संख्या सबसे अधिक पाया जाता है, तो वह हो जाएगा मिजोरम। 8 का 2 नंबर सही है, मिजोरम। कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन धान के खेतों में किया जाता है, जिससे मछलियां धान के खेतों में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सके। मत्स्य पालन की यह विधि क्या कहलाती है, तो इसे मिश्रित मत्स्य पालन कहा जाता है। एक परितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य यह है कि एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालता है। 120 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय कदम था। 121 का 3 नंबर है। आइए 122 में कहा गया है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचान कीजिए। कौन सा रोग है जो जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है, तो वह हो जाएगा ए और बी, यानी कुष्ठ रोग और टीटेनस, हैजा, मस्तिष्क का रोग, यह सभी जीवाणु की वजह से होता है। ए और बी सही उत्तर है। चलिए देखिए 130, 19वीं सदी के प्रसिद्ध तंजौर चतुष्क ने किस नृत्य शैली को पहचान दिया था, तो इसके द्वारा भारतनाट्यम को पहचान दिया गया था 19वीं सदी के अंतर्गत। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है, तो इसमें से आपका 2 और 3 सही होगा। इसने संविधान के 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नहीं सॉरी, देखिए इसमें कहा गया है कि इसमें कौन सा प्रश्न ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन 2 गलत है और 3 गलत है। कैसे? इसमें 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो बिल्कुल गलत है। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसमें नए निर्देश सिद्धांत जोड़े गए, यानी
अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 43 का ए और अनुच्छेद 47 जोड़ा गया था, जो बिल्कुल गलत है। इसमें केवल 1 नंबर और आपका 4 नंबर सही है। किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने यह कहा कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का था। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्ल मार्क्स। चलिए अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया लेकिन यह बायोलॉजी से है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण के द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यह भी कथन सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 43 में सूची 1 का 2 का मिलान करना है। विटामिन ए का संबंध रेटिनॉल से हो जाएगा, जो आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी का संबंध एस्कॉर्बिक एसिड से है, जो स्कर्वी रोग से संबंधित है। विटामिन डी का संबंध कैल्सिफेरॉल से है, जो हड्डियों के लिए आवश्यक है। और विटामिन के को फिलिक्विनोन कहा जाता है, जो रक्त स्कंदन में सहायक होता है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में या सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। 44 का 3 नंबर हो जाएगा। तरंग के संबंध में कौन सा कथन सही कथन का चुनाव करना है कि तरंग के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में उत्पन्न किया जा सकता है। यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में उत्पन्न कर सकते हैं। बाकी ध्वनि तरंग निर्वात में गमन करता है, बिल्कुल गलत है। एक्स किरण यांत्रिक तरंग, यह भी गलत है। प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य नहीं, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है, यह भी गलत है। और सिर्फ 45 का 1 नंबर सही है। भारतीय नौसेना के किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणाली के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया गया है। त्रिनेत्र का उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया गया है। आइए देखिए 148 की भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर वी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जीत दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम दर्ज कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, यह इसका उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है और अपने नाम से यह इतिहास रच दिया है? तो उसने 10 बार मुख्यमंत्री 10 बार शपथ ले चुके हैं। और अभी वर्तमान में श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और यह राज्यसभा में जा चुके हैं। चलिए आज का हमारा सेट नंबर 214 समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।